प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन। तो इसके हम अंकेक्षण पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि अंकेक्षण को नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं। अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड AASB द्वारा वे मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं जो पेशेवर दायित्वों से संबंधित हैं तथा जिनका पालन अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण करते समय करना अनिवार्य होता है। प्रमुख सिद्धांत जो हैं, अंकेक्षण को नियंत्रित करने वाले प्रमुख सिद्धांत हैं, वो इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा तथा निष्पक्षता। अंकेक्षक को अपने पेशेवर कार्य के प्रति जहाँ तक हो सके पूर्णतः स्पष्ट, ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। उसे निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए। अंकेक्षक पर किसी प्रकार के पक्षपात का हावी नहीं होना चाहिए या उस पर पक्षपात का आरोप भी नहीं लगना चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत है वह है गोपनीयता। अंकेक्षक को अपने कार्य के दौरान प्राप्त सूचनाओं को गुप्त रखना चाहिए। किसी भी सूचना को अधिकारी की अनुमति से ही किसी तीसरे पक्षकार के सामने रखना चाहिए। सूचनाओं को तभी प्रकट करना चाहिए जब ऐसा करना उसका वैधानिक कर्तव्य न हो। और तीसरा है चातुर्य तथा दक्षता। अंकेक्षण ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जिनको अंकेक्षण में पर्याप्त प्रशिक्षण, अनुभव तथा दक्षता प्राप्त है। अंकेक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अंकेक्षण में सामान्य चातुर्य तथा दक्षता को प्राप्त करे। अंकेक्षक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान की घोषणाओं के प्रति जागरूक रहे तथा अंकेक्षण विषयों, नियमावलियों तथा वैधानिक अनिवार्यताओं से भी परिचित रहे। चौथा जो सिद्धांत है वो है दूसरों द्वारा निष्पादित कार्य। जब अंकेक्षक अपने सहायकों को कार्य सौंपता है अथवा अन्य अंकेक्षकों तथा विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्यों का प्रयोग करता है तो वित्तीय सूचनाओं पर अपनी राय देने का दायित्व यथावत बना रहता है। अंकेक्षक को दूसरों द्वारा किए गए कार्य पर तभी भरोसा करना चाहिए जब वह उस पर पूर्ण चातुर्य तथा सावधानी लगाकर कार्य करे। उसके पास अविश्वास करने का कोई कारण नहीं हो। अंकेक्षक को अपने अधीनस्थों को सौंपे गए कार्य का भली प्रकार निर्देशन, अधीक्षण तथा समीक्षा करनी चाहिए। अंकेक्षक को इस बात का पर्याप्त आश्वासन मिल जाना चाहिए कि दूसरे के द्वारा किया गया कार्य उसके उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। और पांचवां जो सिद्धांत है वो है प्रपत्रीकरण। प्रपत्रीकरण में अंकेक्षक को चाहिए कि उन विषयों का प्रपत्रीकरण कर ले जो ये साक्ष्य जुटाने के लिए महत्वपूर्ण हो कि अंकेक्षण मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है। और छठा सिद्धांत है नियोजन। अंकेक्षक को अपना कार्य एक निश्चित तथा व्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। नियोजन में निम्न बातों का समावेश उसे करना चाहिए, जिसमें पहला है नियोक्ता के लेखांकन तंत्र, नीतियों तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दूसरा है आंतरिक नियंत्रण पर रखे जाने वाले विश्वास की प्रत्याशित मात्रा की भी स्थापना उसे करनी चाहिए। तीसरा है किए जाने वाले अंकेक्षण के तौर तरीकों की प्रकृति, मात्रा तथा कालबद्धता का निर्धारण उसे करना चाहिए। और चौथा है किए जाने वाले कार्य का समन्वय, कोऑर्डिनेशन उसमें रखना चाहिए। अंकेक्षण के दौरान जहाँ भी आवश्यक हो योजनाओं को आगे विकसित तथा संशोधित किया जावे, उसे ऐसा समय समय पर करते रहना चाहिए।
और 7वां है अंकेक्षण साक्ष्य। अंकेक्षक को अनुशीलन तथा ठोस प्रविधियों के द्वारा पर्याप्त व उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य एकत्रित कर लेने चाहिए ताकि अंकेक्षक साक्ष्यों के आधार पर उचित निष्कर्ष प्राप्त कर सके। अनुशीलन प्रविधियों ऐसे परीक्षण हैं जिनके माध्यम से वित्तीय सूचनाओं के संबंध में सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ठोस प्रविधियों ऐसे साक्ष्य जुटाने के लिए विकल्पित हुए हैं जिनसे लेखांकन तंत्र द्वारा समंकों की पूर्णता, शुद्धता तथा वैधता के प्रति साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है लेन देनों तथा शेषों के विवरणों के परीक्षण और दूसरा है महत्वपूर्ण अनुपातों तथा प्रवृत्तियों की समीक्षा, जिसमें असामान्य उच्चावचनों तथा मदों की परिमाणात्मक जांच सम्मिलित होती है। 8वां जो सिद्धांत है वो है लेखांकन तंत्र तथा आंतरिक नियंत्रण। किसी भी प्रबंधक को व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति के अनुसार विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों को सम्मिलित करते हुए एक पर्याप्त लेखांकन तंत्र का निर्माण करना चाहिए। अंकेक्षक को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि लेखांकन तंत्र पूर्ण है तथा सभी सूचनाएं एकत्रित कर दर्ज कर ली गई हैं। इन सभी कार्यों में आंतरिक नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंकेक्षक को लेखांकन व्यवस्था के साथ साथ आंतरिक नियंत्रणों की अच्छी समझ भी होनी चाहिए तथा अंकेक्षक को अपने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन का अच्छी प्रकार अध्ययन कर उसका मूल्यांकन भी कर लेना चाहिए। और 9वां सिद्धांत है अंकेक्षण निष्कर्ष व प्रतिवेदन। अंकेक्षक को अंकेक्षण साक्ष्य से प्राप्त परिणामों की समीक्षा तथा आकलन करना चाहिए। इस समीक्षा तथा मूल्यांकन से पता चलता है कि क्या पहला, वित्तीय सूचनाएं ऐसी स्वीकार्य लेखांकन नीतियों का पालन करते हुए तैयार की गई हैं जिनको निरंतर लागू किया गया है। दूसरा है वित्तीय सूचनाएं समान नियमावलियों तथा वैधानिक मान्यताओं का पालन करती हैं। अंकेक्षण प्रतिवेदन में विभिन्न निष्कर्ष लिखित रूप में अभिव्यक्त किए जाने चाहिए। यदि किसी समझौते या विधान या नियमावली में प्रतिवेदन का कोई निश्चित प्रारूप दिया हुआ है तो अंकेक्षक को उस प्रारूप का भी पालन करना चाहिए। तो ये थे अंकेक्षण को नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धांत। अब हम चर्चा करेंगे अंकेक्षण के प्रकार। तो मोटे तौर पर अंकेक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। व्यावहारिक दृष्टिकोण से अंकेक्षण के वैसे कई प्रकार होते हैं, पर इनमें से मुख्य जो है निम्न है। उनमें हम पहला लेते हैं पूर्ण अंकेक्षण। पूर्ण अंकेक्षण, कंप्लीट ऑडिट। पूर्ण अंकेक्षण में जब किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच की जाती है तो उसे पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। यदि संस्थान द्वारा अंतिम खाते प्रतिवर्ष बनाए जाते हैं तो ये जांच एक बार में 1 वर्ष के हिसाब किताब की होती है, और यदि अंतिम खाते अर्धवार्षिक बनाए जाते हैं तो ये जांच एक बार में आधे वर्ष की होती है। दूसरा अंकेक्षण का प्रकार है आंशिक अंकेक्षण। यदि किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच न करके उसके किसी एक हिस्से की जांच की जावे तो उसे हम आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। यदि अंकेक्षक आंशिक जांच करता है तो इस तथ्य को अपनी रिपोर्ट में लिख देना चाहिए कि इससे उस पर पूरे कार्य का दायित्व तो नहीं बनेगा। वैधानिक अंकेक्षण में आंशिक जांच नहीं की जा सकती है, और यदि अंकेक्षक ऐसा करता है तो वह फिर खतरा उठाता है। तीसरा अंकेक्षण का प्रकार है चालू अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण उसे कहते हैं जिसमें अंकेक्षक निश्चित या अनिश्चित समयांतरों पर वित्तीय काल के मध्य में आकर उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करता है। इस पद्धति में हिसाब का लेखा और अंकेक्षण थोड़े फासले के साथ चलते रहते हैं, तो उसे हम चालू अंकेक्षण कहते हैं जो निरंतर चलता रहता है। चालू अंकेक्षण के बाद अंकेक्षण का प्रकार है अगला सामयिक अंकेक्षण।
जब कोई वित्तीय काल प्राय वर्ष समाप्त हो जाता है और उसके अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं तो उस काल के हिसाब किताब की जांच का कार्य आरंभ किया जाता है। जांच कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि वो समाप्त नहीं कर लिया जाता है। इसे सामयिक अंकेक्षण कहते हैं। चूंकि यह अंकेक्षण वित्तीय काल की समाप्ति पर प्रारंभ किया जाता है और एक बार में ही पूरे कार्य को पूर्ण कर लिया जाता है, इसलिए इसे पूर्णकृत अंकेक्षण भी कहते हैं। कंप्लीटेड ऑडिट भी इसे कहा जाता है। इस अंकेक्षण को अंतिम खाते तैयार होने के बाद किया जाता है, इसलिए इसको अंतिम अंकेक्षण भी कहते हैं। ये अंकेक्षण का एक और नाम चिट्ठा अंकेक्षण भी है, क्योंकि इसे चिट्ठा बन जाने के पश्चात प्रारंभ किया जाता है। जिस व्यवसाय में वित्तीय काल 1 वर्ष का होता है इसे वहाँ वार्षिक अंकेक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इसे व्यापारिक वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात प्रारंभ किया जाता है। और अगला जो अंकेक्षण का प्रकार है वो है अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट। जिन व्यवसायों में चालू अंकेक्षण नहीं होता है उनमें कभी कभी व्यापारिक काल के बीच में अंतिम खाते बनाने की और उनका अंकेक्षण कराने की आवश्यकता महसूस हो जाती है, जैसे अंतरिम लाभांश घोषित करने के लिए। इस प्रकार व्यावसायिक काल के बीच में किए गए अंकेक्षण को अंतरिम अंकेक्षण या इंटरिम ऑडिट कहा जाता है। अंतरिम अंकेक्षण सामयिक अंकेक्षण का पूरक होता है। चालू अंकेक्षण से होने वाले लाभ भी अंतरिम अंकेक्षण से बहुत कुछ पूरे कर लिए जाते हैं और साथ ही सामयिक अंकेक्षण के लाभ भी प्राप्त हो जाते हैं। अंतरिम अंकेक्षण द्वारा की गई जांच अधिक गहरी एवं विस्तृत नहीं होती है और इसलिए विश्वस्त भी नहीं होती है। इस अंकेक्षण में वे सभी दोष पाए जाते हैं जो सामयिक अंकेक्षण में पाए जाते हैं। छठा जो अंकेक्षण का प्रकार है वो है निपुणता अंकेक्षण, एफिशिएंसी ऑडिट। आधुनिक युग तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रत्येक व्यवसायी अपनी निपुणता बढ़ाना चाहता है। इसके लिए व्यवसाय की इंजीनियरिंग, उत्पादन, क्रय एवं विक्रय विभाग की निपुणता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहते हैं। इन प्रयासों में कहाँ तक सफलता मिली है, पूर्व निर्धारित योजना द्वारा कहाँ तक कार्य किया गया और इस योजना में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के हेर फेर की आवश्यकता है, इन सब बातों की जांच करने को ही निपुणता अंकेक्षण कहते हैं। निपुणता अंकेक्षण में व्यवसाय के प्रत्येक व्यवहार के औचित्य की जांच होती है और ये देखा जाता है कि व्यवहारों की क्रिया में किस प्रकार हेर फेर करके व्यवसाय की निपुणता को बढ़ाया जा सकता है। इस अंकेक्षण में अंकेक्षक का महत्वपूर्ण कार्य जांच करना नहीं होता है, बल्कि जांच के आधार पर आवश्यक सलाह देना भी होता है, ताकि व्यवसाय की योजनाओं को शीघ्रतापूर्वक, मितव्यता से और अधिक कार्यकुशलता के साथ पूर्ण किया जा सके। इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि पुराने छल कपटों को ढूंढा जाए, बल्कि ये होता है कि वह ऐसे उपायों को ढूंढे जिससे प्रत्येक व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपना कार्य करे। अंकेक्षण का अगला और 7वां प्रकार है औचित्य अंकेक्षण। औचित्य अंकेक्षण में प्रबंधकों के द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों के औचित्य की जांच की जाती है। ये जांच निम्नलिखित 3 आधारों पर की जा सकती है। पहला है बुद्धिमानी, दूसरा निष्ठा और तीसरा है मितव्यता। तो पहले बात करें बुद्धिमानी। इसमें अंकेक्षक को देखना चाहिए कि प्रबंधकों ने बुद्धिमानी से कार्य किया है अथवा नहीं किया है। इसके लिए अंकेक्षक को प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि तत्कालीन परिस्थितियों में लिए गए निर्णय उचित थे अथवा नहीं थे। दूसरा है निष्ठा। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि प्रबंधकों ने व्यवसाय संबंधी निर्णय निष्ठापूर्वक लिए हैं अथवा नहीं। ये हो सकता है कि कोई प्रबंधक बुद्धिमान तो हो, लेकिन भाई भतीजावाद, सिफारिश, रिश्वत या अन्य ऐसे ही किसी कारण से निष्ठावान न हो। अतः अंकेक्षक को प्रबंधकों की निष्ठा की जांच भी करनी चाहिए। तीसरा है मितव्यता।
अंकेक्षक को देखना चाहिए कि प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय ऐसे हैं कि इनके क्रियान्वयन से फिजूल खर्ची की गुंजाइश नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी जयपुर शहर में अपने उत्पादन की बिक्री का प्रसार करना चाहती है। कंपनी के सामने कई विकल्प हैं, जैसे यह इस कार्य के लिए जयपुर शहर में अपना कार्यालय खोल सकती है, अथवा एक फुटकर बिक्री केंद्र खोल सकती है, अथवा ये अपने उत्पाद के लिए किसी स्थानीय ग्राहक को विशेष कमीशन पर अपना एजेंट या अभिकर्ता नियुक्त कर सकती है आदि। तो इनमें से जो मितव्ययी विकल्प होगा उसका चुनाव करना चाहिए। और 8वां जो प्रकार है अंकेक्षण का, वह है निष्पत्ति अंकेक्षण, परफॉर्मेंस ऑडिट। वर्तमान समय में कुशलता अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण तथा निष्पत्ति अंकेक्षण आदि पदों का कोई सर्वमान्य निश्चित अर्थ नहीं है। एक पद का दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर दिया जाता है। वस्तुतः इन पदों के अर्थ विकास की प्रक्रिया में हैं और अभी इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। पूर्ण विकसित होने पर ही इन पदों का अर्थ स्थिर हो सकेगा। निष्पत्ति अंकेक्षण से तात्पर्य व्यवसाय या उसके किसी घटक की निष्पत्ति की समीक्षा से लिया जाता है। इस अंकेक्षण के अंतर्गत यह जांच की जाती है कि कार्य का संपादन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है अथवा नहीं, तथा उसकी लागत निर्धारित मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं है। इस प्रकार अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण को नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धांतों और अंकेक्षण के विभिन्न प्रकारों को समझाया गया है और इन सब को ध्यान में रखकर अंकेक्षक को अपना अंकेक्षण कार्य पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना।